बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और जो लेक्चर सीरीज़ हम स्टडी कर रहे हैं उसका ताल्लुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। और अल्लाह की फजल करम से हम 2 चैप्टर मुकम्मल कर चुके और आज से नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स शामिल हैं वो यहाँ पर उनके सिंबल आपको दिए हुए हैं। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पर होते हैं। तो ये 10 एलिमेंट्स हैं जिनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हेडिंग के अंदर स्टडी किया जाता है। आज इस चैप्टर का आगाज़ करेंगे और इस चैप्टर के पहले लेक्चर में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे जी, मिसाल के तौर पे एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और सो ऑन। और फिर हम उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करेंगे जी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट मूव करेंगे या पीरियोडिक टेबल के अंदर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज के अंदर क्या वेरिएशन आनी है, इन तमाम चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर समराइज करेंगे। और ये लेक्चर फुल ऑफ रीजंस है और बहुत सारे रीजंस जिससे रिलेटेड होंगे उसको इस चैप्टर के अंदर आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं और ये पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद हैं, इन एलिमेंट्स को आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं जी। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहने की वजह क्या है जी, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन NS ऑर्बिटल के अंदर जाता है। इनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2 है, यानी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को आप अल्कली मेटल्स कहते हैं जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं जी। तो ये कुछ बुनियादी बातें हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ी। तो ये एक रीजन पढ़ने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक अल्कली मेटल से है जी। तो सवाल आपके सामने है और लिखा हुआ है जी कि वाई ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं जी? तो आइए इसके जवाब को देखते हैं जी। और जवाब आपके सामने है जी। तो वजह यह है जी कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स को आप अल्कली कहते हैं जी। तो क्योंकि ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स मेटल्स हैं और ये अल्कली प्रोड्यूस करते हैं यानी सॉल्युबल बेसिस प्रोड्यूस करते हैं या सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जी, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। इक्वेशन में भी लिख के दिखाया गया है जी कि सोडियम को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे यानी सोडियम को वाटर के अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये रिएक्शन, इस बात का ख्याल रखिएगा जी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है जी और सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है जी। खैर ये एक अलग फिनोमेना है जी, लेकिन इसके नतीजे में जो रिएक्शन होता है उसके नतीजे में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्युबल बेस है जी जिसको आप अल्कली कहते हैं, इसलिए ग्रुप 1A के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ये अगला रीजन है जी और इसका ताल्लुक अल्कलाइन अर्थ मेटल से है जी। और ये लिखा हुआ है जी कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं जी? तो अर्थ तो बड़ा वाज़ेह है जी, क्योंकि ये जमीन के अंदर से निकलते हैं इसलिए इनको अर्थ मेटल्स कहते हैं जी। और जब आप इनका सॉल्यूशन बनाते हैं जी तो ये सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है यानी बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की तरह ये हाईली सॉल्युबल बेसिस नहीं बनाते, क्योंकि हाईली सॉल्युबल बेसिस को आप अल्कली कहते हैं और सॉल्यूशन का बेसिक होना ये क्या कहलाता है? अल्कलाइन कहलाता है जी। तो क्योंकि ये एलिमेंट्स जमीन में पाए जाते हैं इसलिए इनको अर्थ मेटल कहते हैं जी। और इनका सॉल्यूशन क्योंकि अल्कलाइन होता है जी और इसका सॉल्यूशन ये जब पानी के अंदर इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जिसके नतीजे में ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है जी? बेसिक इन नेचर हो जाता है यानी जिसको अल्कलाइन भी कहते हैं जी। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं यानी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं इनको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इनके सॉल्यूशन के बेसिक होने की वजह से इनको अल्कलाइन कहते हैं और ये ज़मीन के अंदर ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर आप देखें जी तो फ्रेंशियम और रेडियम, क्योंकि सीजियम के बाद फ्रेंशियम आता है और बेरियम के बाद फिर रेडियम आता है, लेकिन इसको एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ स्टडी नहीं किया जाता
और उसकी वजह ये है जी क्योंकि ये दोनों एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जी। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से एक तो इनके रिएक्शन बड़े रेयर हैं, इनको संभालने के लिए प्रिकॉशंस का भी सहारा लेना पड़ेगा, और ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट से एलिमिनेट किया जाता है। यानी जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करने जाएंगे तो फ्रेंशियम और रेडियम को इसमें शामिल, इस स्टडी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा जी। तो ये तो दो एलिमेंट्स हैं, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ स्टडी नहीं किया जाता। बेरिलियम की अगर बात करें तो ये ग्रुप 2A का पहला मेंबर है। तो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से कुछ मुख्तलिफ हैं, यानी बेरिलियम कुछ मुख्तलिफ बिहेव करता है जी एस ब्लॉक एलिमेंट से, और उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह इसका स्मॉल साइज का होना है जी। और इसकी एक वजह ये भी है जी कि ये कोवेलेंट, स्मॉल साइज की वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है जी, जबकि तमाम के तमाम एलिमेंट जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं जी। तो बेरिलियम क्योंकि स्मॉल साइज है जी और हाईली चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है जी, जिसकी वजह से बेरिलियम बाकी तमाम मेंबर से मुख्तलिफ बिहेव करता है जी। लिथियम और बेरिलियम की बात की जाए तो लिथियम और जो बेरिलियम है उनका साइज स्मॉल है जी और उनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं जी। लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ है और बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ मौजूद यानी ग्रुप 3A के एल्युमिनियम के साथ है जी। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप भी रखते हैं, यानी लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करती हैं और बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मैच करती हैं, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं जी। तो लिथियम बेरिलियम जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल रिलेशनशिप भी रखते हैं, यानी लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करती हैं और बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मैच करती हैं, यानी लिथियम मैग्नीशियम जैसा बिहेव करता है और बेरिलियम एल्युमिनियम जैसा भी बिहेव करता है। यहाँ लिखा है जी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा बाकी तमाम के तमाम एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं जी। सीजियम इन तमाम के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी इन तमाम के 10 के एलिमेंट्स की बात की जाए इसमें से अगर आपसे कहा जाएगी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है तो सीजियम इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और ये सारे के सारे ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इनके अंदर लूजली बॉन्डेड होता है और इनके लिए इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना इंतहाई आसान है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ी। अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उनकी पीरियोडिक ट्रेंड्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने है वो एटॉमिक रेडियस है जी। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या है ये आपके सामने है जी, और लिखा हुआ है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स। तो दो सिमिलर एटम्स को अगर आप एक साथ रखें और उनके न्यूक्लियस के दरमियान आप अगर फासला निकालें जी, और जो फासला निकालेंगे वो डायमीटर के बराबर होगा। तो दो एटम्स को आप बराबर बराबर रखें और बराबर बराबर रखने के बाद दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान फासला मालूम कर लें, ये फासला डायमीटर के बराबर होगा। और आप ये जानते हैं जी कि अगर डायमीटर को आधा कर दिया जाए तो ये किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है जी। तो इसी तरीके से रेडियस निकाला जाता है और ये उसकी डेफिनेशन है जी, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एडजेसेंट एटम। तो ये एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन थी जी। अब हम एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड पढ़ने जाएंगे जी। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें जी तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है जी, और इसकी वजह क्या है जी कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं जी। तो पीरियड नंबर इंक्रीज होने का मतलब है जी शेल नंबर इंक्रीज होना, और जब शेल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, इसका मतलब है जी कि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करें जी तो अलोंग द पीरियड मूव करने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की वजह क्या है जी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर इंक्रीज होते हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने की वजह से और प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज हो जाती है, और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन यानी जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अब हम कुछ रीजन को डिस्कस करने जाएंगे। ट्रेंड हमने पढ़ लिए, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है और अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, और क्यों हो रहा है उसको भी हमने डिस्कस किया। अब एक रीजन है, इसको देखते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियाई। अगर आप पीरियोडिक टेबल में बात करें, जो पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर एलिमेंट मौजूद है
उनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है, यानी उनका कोवेलेंट रेडियस सबसे ज्यादा होता है। तो इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह यह है जी कि अल्कली मेटल्स के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल के अंदर, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी जो प्रोटॉन होते हैं उनकी तादाद भी कम होती है जी, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जी। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो वीक होती है, और वीक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है, ये फार फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और यही वजह है जी कोवेलेंट रेडियाई की लार्ज होने की या एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की। आयनिक रेडियस पे बात करने जाएंगे जी। तो जिस तरह आपने एटम के रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, इस तरह आयन की रेडियस को आप आयोनिक रेडियस कहेंगे जी। तो अगर आप दो आयंस को जो दो आयंस हैं जी, और वो आयंस सिमिलर एटम्स के होने चाहिए जी, तो अगर उनके दरमियान आप फासला निकालेंगे जी, तो ये भी किसके बराबर होगा? ये डायमीटर के बराबर होगा। जब आप उसका हाफ करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आयोनिक रेडियस के बराबर होगा। तो दो आयंस को अगर आप एक साथ रखते हैं, जिस तरह इससे पहले आपने एटम्स को एक साथ रखा और फिर उनके न्यूक्लियस के दरमियान फासले को नापा और उसको आपने क्या किया जी? आधा किया, तो वो किसके बराबर हो गया? एटॉमिक रेडियस के बराबर हो गया। इसी तरह अगर आप दो आयंस को दो सिमिलर एटम्स के दो आयंस को अगर आप एक साथ रखेंगे और उनके न्यूक्लियस के दरमियान फासला निकालेंगे तो ये डायमीटर के बराबर होगा, और इसका अगर आप हाफ कर लेंगे तो ये आयोनिक रेडियस आ जाएगा। तो दो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का था, वही ट्रेंड आयोनिक रेडियस का भी होता है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप मूव करेंगे तो आयोनिक रेडियस इंक्रीज होगा, और उसकी वजह शेल का इंक्रीज होना है जी, और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूर चले जाना है। और अलॉन्ग द पीरियड बात करेंगे तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज होगा, और उसकी वजह न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना है, यानी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का बढ़ना है, और वैलेंस और न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स का बढ़ना है जी। और जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे और आयन रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो रीजंस को डिस्कस करेंगे जी। और यहाँ पे पहला जो रीजन है वो लिखा हुआ है जी, वाई कैटाइंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि कैटाइन ये इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से बनता है, और कैटाइन हमेशा पेरेंट एटम से यानी अपने बनाने वाले एटम से छोटा होता है, जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा आयन है जिसको आप एनाइन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है, और ये जिस एटम से बनता है जिसको पेरेंट एटम कहते हैं, एनाइन का जो रेडियस है वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है। खैर एनाइन तो क्योंकि मेटल्स बनाते ही नहीं है तो एनाइंस का तस्करा तो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि जो अल्कली मेटल्स है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यानी जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कैटाइंस बनाते हैं, तो कैटाइंस पे बात करेंगे जी कि कैटाइंस जो होते हैं, यानी कैटाइन का जो रेडियस होता है वो एटम के मुकाबले में कम होता है जी। तो इसकी वजह क्या है जी? तो इसकी वजह यह है जी कि कैटाइंस के बारे में आपने बताया जी कि कैटाइन बनते किस तरह है जी। तो कैटाइंस ये बनते हैं जी इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो देखिए अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है और जिस तरह अल्कली मेटल्स हैं तो उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो पूरे का पूरा शेल क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। या अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो उनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से जी न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा जी, क्योंकि प्रोटॉन तो लूज नहीं हो रहा, प्रोटॉन की तादाद तो वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद एक कम हो गई। इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ये बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ लेगा, और मजबूती से पकड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? आयोनिक रेडियस क्या हो जाएगा? यानी कैटायनिक रेडियस क्या हो जाएगा जी? डिक्रीज हो जाएगा। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से शेल ही रिमूव हो जाएगा, और जब शेल रिमूव हो जाएगा जी तो उसकी वजह से एटॉमिक आयनिक रेडियस पे फर्क पड़ेगा। और जो असल वजह है जी, जो हर जगह आपको बता सकते हैं जी, वो ये है जी कि न्यूक्लियस ने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को मोर फ्रेमली होल्ड कर लिया, ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के मजीद करीब आ गए, और ये वो वजह है कैटाइन का रेडियस एटम के रेडियस से छोटा होता है। ये अगला सवाल आपके पास है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वाई कैटाइंस ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन ग्रुप 1A एलिमेंट्स। तो जो कैटाइंस होते हैं ग्रुप 2A एलिमेंट्स के वो 1A एलिमेंट्स से छोटे होते हैं। तो
तो इसकी वजह क्या है जी, इसकी वजह यह है जी कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स मोनोवैलेंट होते हैं, यानी ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स ये डाईवैलेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं। तो जब एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे जी, तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी न्यूक्लियर जो चार्ज है वो भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी ज्यादा है जी, और इलेक्ट्रॉन भी एक नहीं बल्कि 2 निकल गए। तो इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगी, और जो न्यूक्लियस है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को मोर फर्मली होल्ड कर लेगा, जिसकी वजह से जो ग्रुप 2A के कैटाइंस हैं वो ग्रुप 1A के कैटाइन से क्या होते हैं जी, स्मॉल होते हैं जी। यहाँ पे आपको एक बार इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया जी कि मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जी, तो ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने की वजह से जो एटॉमिक आयनिक जो रेडियस है वो ग्रुप 1A के कैटायनिक रेडियस से ज्यादा कम होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे बात करने जा रहे हैं जी। तो साइज बेस प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ी, एक हमने एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया और दूसरा हमने आयनिक रेडियस को डिस्कस किया। अब हम एनर्जी बेस्ड प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें जो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने है वो है जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे जी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं जी। तो ये है क्या जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electrons from the valence shell completely when atom is present in gaseous state। तो जब एटम गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद होता है उस वक्त जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये क्या कहलाती है, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है जी। इसको एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम व्हेन एटम इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। तो ये क्या कहलाता है, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है जी। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं जी। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे जी, तो आप ये जानते हैं जी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है जी। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है जी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो आयोनाइजेशन यानी कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और अगर कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसका मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी जी, कम होगी। तो जब हम डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर जी, तो देखें साइज डिक्रीज होगा, यानी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, और एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी जी, इंक्रीज होगी। तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है, जबकि डाउन द रोड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो रीजन को डिस्कस करेंगे, और ये रीजन आया हुआ है जी कि वाई आई पी ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन ग्रुप 1A एलिमेंट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की ग्रुप 1A के एलिमेंट से ज्यादा क्यों होती है जी। तो इसका जवाब भी यहाँ पे लिखा हुआ है जी, और जवाब ये है जी कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की बात करें जी, तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जी, और इसी तरह एक इजाफी प्रोटॉन मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब है न्यूक्लियर का जो चार्ज होता है वो ज्यादा होता है जी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान बढ़ जाती है। और इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को आप कहते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डेड है, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो जितना इलेक्ट्रॉन शील्डेड होंगे, यानी जितनी ज्यादा न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी उतना इलेक्ट्रॉन शील्डेड होंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन शील्डेड होंगे उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, यानी उतनी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1A के मुकाबले में ज्यादा शील्डेड होते हैं। इसका मतलब है ग्रुप 2A के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है,
यही वो वजह है जी कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप 1A के एलिमेंट से ज्यादा होती है। ये दूसरा रीजन आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वाई सेकेंड आईपी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। तो सेकेंड आईपी फर्स्ट आईपी से ज्यादा क्यों होती है जी? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है जी कि फर्स्ट आईपी क्या होती है और सेकेंड आईपी क्या होती है जी। तो फर्स्ट आईपी का मतलब है जी कि इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालते हैं तो एटम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? मोनोवैलेंट कैटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो एनर्जी रिलीज जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप फर्स्ट आईपी कहते हैं जी। लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जी, तो अब आप एटम से नहीं निकालेंगे बल्कि किससे निकालेंगे? मोनोवैलेंट कैटाइन से निकालेंगे। तो मोनोवैलेंट कैटाइन से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप सेकेंड आईपी कहते हैं। तो फर्स्ट आईपी के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाला है, जबकि सेकेंड आईपी के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को कहां से निकाला है? कैटाइन से निकाला है। और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं जी कि कैटाइन किससे छोटा होता है? पेरेंट एटम से छोटा होता है जी। तो क्योंकि कैटाइन छोटा है इसका मतलब है कैटाइन का साइज भी स्मॉल है जी, और साइज के स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन शील्डेड हो गए हैं जी, यानी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने मजबूती से पकड़ लिया है। इसका मतलब है कैटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। तो कैटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालना ये सेकंड आईपी कहलाता है। यही वो वजह है जी कि सेकंड आईपी फर्स्ट आईपी से ज्यादा होती है जी, क्योंकि सेकंड आईपी में आप जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो मोनोवैलेंट कैटाइन से निकालेंगे, जबकि फर्स्ट आईपी के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो एटम से निकाल रहे हैं, और कैटाइन एटम के मुकाबले में स्मॉल होता है, और कैटाइन का के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो ज्यादा शील्डेड होते हैं और न्यूक्लियस ने उसको मोर फ्रेमली होल्ड किया होता है। इसका मतलब है कैटाइन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है। एक और रीजन आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A एलिमेंट। तो आईपी की वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होती है जी? तो इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है जी कि जब आप डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप मूव करने की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाती है जी? डिक्रीज हो जाती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बराह रास्त लेना देना है जी। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कम होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी जी? कम होगी। तो जब आप डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बेसिकली ये टेंडेंसी है। इसकी डेफिनेशन को देखेंगे जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन अब आपके सामने है जी। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। तो किसी एटम की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या बॉन्डिंग के बाद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, इस सलाहियत को आप क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब सलाहियत होता है। तो किसी एटम की वो सलाहियत कि बॉन्डिंग के बाद जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर सके, या इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच सके, अट्रैक्ट कर सके, अपनी जानिब माइल कर सके, ये सलाहियत किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है जी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी वही ट्रेंड है जी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड है जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है जी, और उसकी वजह क्या है जी? एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है जी, और एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और उसकी वजह न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना है जी। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जी तो इलेक्ट्रॉन की तो जो एटम की है, एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ माइल करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है जी। तो जब अलोंग द पीरियड आप मूव करेंगे जी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और या मेटालिक करेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो ये एक बिल्कुल नई प्रॉपर्टी आपके सामने है, तो इसको तवज्जो से देखिएगा जी, क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी
उनको आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके हैं जी, लेकिन अब जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जाएंगे वो पहली बार सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आ रही हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को तवज्जो से पढ़िएगा जी। तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं जी। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं जी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है जी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू प्रोड्यूस कैटाइन। तो एटम की कैटाइन बनाने की सलाहियत को या पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत को, ये इलेक्ट्रॉन को बासानी रिमूव करने की सलाहियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं जी। तो मेटल्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को बासानी लूज कर सकें, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को बासानी लूज करेगा तो वो क्या बनाएगा? बासानी कैटाइन बनाएगा। तो किसी एटम की कैटाइन बनाने की सलाहियत, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है, जिसे मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं। तो आइए पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर के ट्रेंड्स देखते हैं जी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है जी। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन का लूज होना उस वक्त आसान होगा जी कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कम हो जी। तो जब हम डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होते हैं जी। यही वो वजह है जी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्रीज होता है जी। लेकिन जब हम अलोंग द पीरियड पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करेंगे जी, तो अलोंग द पीरियड मूव करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंक्रीज हो जाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसका मतलब है कैटाइन का बनना मुश्किल होगा। इसी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पे क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो रीजन स्टडी करने जा रहे हैं, और ये रीजन आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। तो अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? या आप ये कहें जी कि अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा क्यों होती है? या आप ये कहें जी कि अल्कली मेटल्स मेटालिक क्यों होते हैं जी? या आप ये कहें जी कि अल्कली मेटल्स बासानी इलेक्ट्रॉन को क्यों लूज कर देते हैं जी? तो ये अब आपकी इन तमाम चीजों का जवाब आपके सामने है जी। तो अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जी, और एक इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से वीकली अट्रैक्टेड होता है, ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होने का मतलब ये है जी कि अल्कली मेटल्स रिएक्टिव भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आसानी से निकलने का मतलब है जी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं। आसानी से निकलने का मतलब ये है जी कि ये मोर मेटालिक भी होते हैं। तो डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ने जाएंगे जी। तो डेंसिटी है क्या जी? आप ये जानते हैं जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट, ये डेंसिटी कहलाता है जी। तो एटम का मास कितना है और एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक वॉल्यूम कितना है जी, इन दोनों का रेशो लें तो ये डेंसिटी के बराबर होता है जी। तो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसका ताल्लुक आगे वाली प्रॉपर्टीज से आ रहा है, इसलिए हम डेंसिटी को पढ़ेंगे। जरा इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स को जरा देखिएगा जी। तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है जी? इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने की वजह यह है जी कि मास भी इंक्रीज होता है जी, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो मास भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और दोनों के इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अच्छा, यहाँ पे अब इस एक बात को देखिएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि डेंसिटी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशन है जी? इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है जी कि आपको ये कहना चाहिए जी कि मास बढ़ रहा है तो उसकी वजह से डेंसिटी को बढ़ना चाहिए, जबकि वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से डेंसिटी को कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता जी, जो मास का इफेक्ट है वो वॉल्यूम से ज्यादा होता है जी, इसलिए मास का इफेक्ट ये पीरियोडिक ट्रेंड बन जाता है जी। यानी मास के यानी डेंसिटी असल में किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, लेकिन वॉल्यूम का इफेक्ट मास के मुकाबले में
कम होता है, मास के मुकाबले में जो वॉल्यूम का इफेक्ट डेंसिटी पे पड़ता है उसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं जी। और मास के बढ़ने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज होती है। जब हम डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करेंगे तो मास के बढ़ने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज होगी। और जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे जी, तो ये तो अब आपके लिए बड़ा क्लियर है जी, जब अलोंग द पीरियड मूव करेंगे जी तो मास तो इंक्रीज होगा, और मास के इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज होती है, और वॉल्यूम यानी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। और आप ये जानते हैं जी कि डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ये भी फेवर क्या करेगी, डेंसिटी को इंक्रीज करवा देगी। तो डेंसिटी वो पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी जी कि डाउन द ग्रुप चाहे आप मूव करें या अलोंग द पीरियड मूव करें, डेंसिटी दोनों सूरत के अंदर क्या होगी जी, इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने की वजह मास का बढ़ना है, और अलोंग द पीरियड डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह दोनों फैक्टर है जी, मास का बढ़ना भी है और वॉल्यूम का कम होना भी है। हार्डनेस पे बात करने जा रहे हैं जी, और हार्डनेस का ताल्लुक भी डेंसिटी से है जी। तो हार्डनेस है क्या जी, तो हार्डनेस है जी किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की वो सलाहियत के जिसके जरिए ये अपनी डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सके जी। तो डिफॉर्मिंग का मतलब है जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो सॉलिड क्या होगा, सॉलिड अपनी शेप को तब्दील करेगा, इसको क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं जी। तो एक एलिमेंट या एक एटम अपनी स्टेट को किस तरह तब्दील करता है, अपनी शक्ल सूरत को किस तरह तब्दील करता है, इसको इससे बचने की सलाहियत को क्या कहते हैं जी, हार्डनेस कहते हैं। जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ज्यादा उसके अंदर डिफॉर्म होने से बचने की सलाहियत होगी, और जितना वो सॉफ्ट होगा उतना आसानी से ये डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये हार्डनेस की डेफिनेशन आपके सामने है जी, कि किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की डिफॉर्मेशन से बचने की सलाहियत को, रेजिस्ट का मतलब बचना होता है जी, तो डिफॉर्मेशन से बचने की सलाहियत को क्या कहते हैं जी, हार्डनेस कहते हैं। और हार्डनेस का ताल्लुक भी डेंसिटी से है, और असल में हार्डनेस का ताल्लुक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से है। तो हार्डनेस को हम स्टडी करने जाएंगे जी। तो डाउन द ग्रुप हार्डनेस क्या होती है जी, डिक्रीज होती है जी, और हार्डनेस का ताल्लुक असल में साइज से है जी। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जब आप मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कम हो जाएगी। और एटम्स जब क्रिस्टल की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान लेस है। तो जब इन एटम्स का क्रिस्टल बनेगा तो ये एटम भी दूर दूर होंगे, और दूर दूर होने की वजह से जी ये इतने मजबूती से क्रिस्टल लैटिस के अंदर मौजूद नहीं होंगे, बल्कि लूजली बॉन्डेड होंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान गैप बढ़ जाएगा, तो और हार्डनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो हार्डनेस डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है जी, और अलोंग द पीरियड यकीनन हार्डनेस इंक्रीज होगी जी। और उसकी वजह क्या है जी, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान बढ़ जाएगी। और जब ये एटम क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये एटम्स करीब करीब मौजूद होंगे, और इनके दरमियान फासला कम होगा, और जो हार्डनेस के बढ़ने का सबब बनेगा। तो एक रीजन है, इसको हम डिस्कस करेंगे जी, कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के मुकाबले में ज्यादा हार्ड होते हैं जी। उसकी वजह बड़ी सिंपल है जी, कि ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 1A के मुकाबले में, और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंक्रीज हो जाती है। और जब क्रिस्टल लैटिस बनता है तो उसके अंदर एटम्स करीब करीब मौजूद होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से यानी बाइंडिंग फोर्स के बढ़ने की वजह से ये टाइटली हेल्ड होते हैं क्रिस्टल के अंदर, जिसकी वजह से ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के जो क्रिस्टल होते हैं वो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के मुकाबले में ज्यादा हार्ड होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और फिर हम इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए जी। तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं जी तो एक वक्त वो आता है जी कि जिस वक्त या जिस लम्हे सॉलिड और लिक्विड के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, उस लम्हे को क्या कहते हैं जी, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, या उस लम्हे के टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं जी। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये आपके सामने है जी। ये वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इस प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पर
आपका जो लिक्विड है और जो आपका वेपर है उसके दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है जी। तो ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए जी, क्योंकि इसके बाद एवोपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को आपने पढ़ा। अगर हम इन जनरल पढ़ें जी तो बॉइलिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट में जो सॉलिड है जी, मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जी, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो लिक्विड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सॉलिड है जी, सॉलिड को आप हीट करेंगे तो पहले उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा और सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, और फिर जब आप लिक्विड को हीट करेंगे तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा और लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स पढ़ने जा रहे हैं जी। सबसे पहले डाउन द ग्रुप बात करेंगे। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की वजह क्या है जी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये डिक्रीज हो जाती है। और जब एटम या एलिमेंट का क्रिस्टल बनता है जी तो उसमें क्या होता है जी, ये क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मेल्ट करना भी आसान होता है और बॉयल करना भी आसान होता है। जब हम अलॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं तो अलॉन्ग द पीरियड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों ही इंक्रीज होते हैं, और इंक्रीज होने की वजह क्या है जी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, और एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने की वजह क्या होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान बढ़ जाती है। तो जब क्रिस्टल बनता है एटम्स का तो उसमें क्या होता है जी कि एटम्स करीब करीब होते हैं और बहुत मजबूती के साथ वो क्रिस्टल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको मेल्ट करने के लिए और उनको बॉयल करने के लिए, और यही वजह है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होता है। अब एक रीजन पढ़ने जाएंगे जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट। तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1A के एलिमेंट से ज्यादा क्यों होता है, तो इसका जवाब आपके सामने है जी, और उसकी वजह भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है जी कि ग्रुप 2A जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियस कम होता है, और उनके दरमियान और जो उनका न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जब ये एटम क्रिस्टल बनाते हैं तो ये एटम्स स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, और जब स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की डेफिनेशन क्या है जी। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की डेफिनेशन आपके सामने है जी, और ये लिखा है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कैटाइन ऑफ एन एलिमेंट इज हाइड्रेटेड। तो किसी भी एलिमेंट के 1 मोल कैटाइन को हाइड्रेटेड करने के लिए जो हीट एनर्जी, यानी जब ये हाइड्रेटेड होगा तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी यानी इवॉल्व होगी, उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं जी। क्योंकि यहाँ पे हम मेटल्स की बात कर रहे हैं और मेटल कैटाइंस बनाते हैं, इसलिए हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैटाइंस का जिक्र कर रहे हैं। अगर एनाइंस की बात करें तब भी डेफिनेशन सेम रहेगी, यहाँ पे सिर्फ एनाइन का वर्ड आ जाएगा जी। तो वो एनर्जी की वो मिकदार जो कि इवॉल्व होती है, जो कि रिलीज होती है जब 1 मोल कैटाइन का हाइड्रेटेड होता है जी, इस हीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं जी। अब इसकी पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ने जाएंगे जी। तो डाउन द ग्रुप हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होती है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होने की वजह क्या होती है जी कि साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज हो जाता है, और साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज होने की वजह से जी ये आप याद रखिएगा जी कि हाइड्रेशन डिपेंड करती है, हाइड्रोजन का इनवर्स रिलेशन होता है जी साइज से, और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है जी चार्ज से, या आप ये कहें जी कि इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है चार्ज डेंसिटी से जी। तो डाउन द ग्रुप साइज के बढ़ने की वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है, और चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाती है। अलॉन्ग द पीरियड मूव करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी, और उसकी वजह क्या है जी कि साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा जी कि वाटर मॉलिक्यूल्स इसको स्ट्रांगली हाइड्रेटेड करेंगे, और एक वजह जी चार्ज डेंसिटी का बढ़ना भी है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर इंक्रीज हो जाता है, और आप ये जानते हैं जी कि ग्रुप 1A के एलिमेंट ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इन पे M पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और उन पर M2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज बढ़ गया
और साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो चार्ज के बढ़ने और साइज के कम होने की वजह से असल में चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई और हीट ऑफ हाइड्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन चार्ज डेंसिटी से है। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का कैटाइन को सराउंड करना। जब वाटर मॉलिक्यूल कैटाइन को सराउंड करते हैं तो उसके नतीजे में वो कैटाइन स्टेबलाइज होता है और जब कोई चीज स्टेबलाइज होती है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी ज्यादा स्टेबलाइज होगी उतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी और जितनी कम स्टेबलाइज होगी उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। और वाटर के मॉलिक्यूल जो आयन को सराउंड करेंगे उसका ताल्लुक उस कैटाइन पे मौजूद चार्ज से है या चार्ज डेंसिटी से है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटाइन पर उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, उतना वो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होगा और उतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। यही वो वजह है जी कि अलोंग द पीरियड हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होती है। एक रीजन पढ़ने जाएंगे जी और यहाँ पे लिखा हुआ है जी द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स। यानी ग्रुप 2A एलिमेंट्स जब हाइड्रेट होते हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के मुकाबले में। तो ये बात आपने अभी पीछे भी पढ़ी, इसको यहाँ पे आप दोबारा देख लीजिए। तो हाइड्रेशन जो आइंस की है वो असल में साइज पे डिपेंड करती है और चार्ज पे डिपेंड करती है। और क्योंकि ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज स्मॉल है और उनका चार्ज ज्यादा है, इसकी वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये मोर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होंगे और जितना ज्यादा स्ट्रांगली हाइड्रेट होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की ग्रुप 1A के एलिमेंट से ज्यादा होती है। नई प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसकी पीरियोडिक ट्रेंड्स को पढ़ने जाएंगे जी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आपके सामने है जी और ये लिखा हुआ है जी द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अंडरगो रिडक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो ये खास मेटल्स की वजह से, खास एक्स ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी गई है। क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि ग्रुप जो 1A के या ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो वो रिडक्शन करेंगे जी, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो उनका काम दूसरी सब्सटेंसेस को क्या करना है जी, रिड्यूस करना है जी। तो कितनी आसानी के साथ जो एलिमेंट है वो रिडक्शन की प्रोसेस को करवा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं जी। यहाँ पे लिखा है जी द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अंडरगो रिडक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो एलिमेंट की सलाहियत, वो सलाहियत कि जिसके जरिए ये रिडक्शन कर सके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के दरमियान, इसको क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं जी। तो अगर आप इसका सच कोई पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है कि क्योंकि इसकी जो वेरिएशन है वो हैपोसाइड वेरिएशन है जी। अब यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है जी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रुप 1A के एलिमेंट जो हैं उनका जो वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की वो ज्यादा नेगेटिव होती है। और हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है जी कि ये बासानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। और आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं यानी जो अल्कली मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और वो भी लूजली अटैच होता है। इसका मतलब है वो बासानी रिमूव हो जाता है और बासानी रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है जी। और आप ये जानते हैं जी कि जो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है वो क्या करेगा, वो रिडक्शन का सबब बनेगा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, किसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जी। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हुआ है वो किसी दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा जी, रिड्यूस करेगा। और यही वो वजह है जी कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हाईली नेगेटिव होता है। ग्रुप 2A का जो एलिमेंट्स है उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो लेस नेगेटिव होता है और उसकी वजह यह है जी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है साइज के कम होने की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना ग्रुप 1A के एलिमेंट्स मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक रीजन पढ़ने जा रहे हैं जी और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में बाकी तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो इसकी वजह क्या है, अभी हम इसको पढ़ने जाएंगे जी। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट होने की जो वजह है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बयान करता है जी। और वो तमाम के तमाम एलिमेंट जिनका
हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो उनकी ये सलाहियत होती है कि वो बासानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकें। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है जी, और ये इलेक्ट्रॉन बासानी किसी दूसरी सब्सटेंस को डोनेट हो जाता है जी, और वो आसानी से रिड्यूस हो जाती है जी। तो क्योंकि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन के लूजली बॉन्डेड होने की वजह से। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन बासानी रिमूव हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है दूसरी सब्सटेंस के लिए जी, कि जो इसको एक्सेप्ट करे और रिड्यूस हो जाए। यही वो वजह है जी कि एस ब्लॉक एलिमेंट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ये रीजन पढ़ने जा रहे हैं जी, और सवाल आपके सामने है जी कि लिथियम पॉजिटिव आयन और लिथियम यानी जो कपल है जी, इसका हाईएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है और उसकी वैल्यू -3.05 वोल्ट है जी। तो इसकी वजह क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है और ये इम्तिहान में बहुत बार आया है, तो इसको बड़े अच्छे से देखिएगा जी। तो इसका जवाब हम यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि लिथियम पॉजिटिव आयन और ये जो लिथियम कपल है, इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट नेगेटिव होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। और उसकी एक वजह जी इसके स्मॉल साइज का होना है जी, और स्मॉल साइज के होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है जी। और दूसरी वजह यह है जी कि इलेक्ट्रॉन का लूजली बॉन्ड होना, एक इलेक्ट्रॉन का होना और एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होना, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का बासानी निकल जाना, ये दोनों वजूहात वो हैं जिसकी वजह से लिथियम और लिथियम कपल की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है और हाईएस्ट नेगेटिव होती है। ये अगला रीजन आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट यूज्ड इन वोल्टाइक सेल। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को वोल्टाइक सेल के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, इसकी क्या वजह है, ये सवाल आपसे पूछा है जी, और ये इम्तिहान में बहुत आता है जी। तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है जी, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको वोल्टाइक सेल के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, और उसकी वजह क्या है जी कि जो वोल्टाइक सेल है उसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोड के तौर पर एस ब्लॉक एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा, और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस मीडियम में बना हुआ होता है, यानी जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर बेस्ड होता है। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे जी, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये कंज्यूम हो जाएंगे, और जब ये रहेंगे ही नहीं तो वोल्टाइक सेल वर्क नहीं कर सकेगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, एस ब्लॉक एलिमेंट के पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, क्योंकि वोल्टाइक सेल के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर बेस्ड होता है जी, तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यही वो वजह है जी कि वोल्टाइक सेल के अंदर आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल नहीं करते। समराइज करेंगे जो आज की टॉपिक, जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा उसे हम समराइज करने जाएंगे जी। और देखिए आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली इम्तिहान के अंदर भी ये जो लेक्चर है उसके अंदर ज्यादातर इस टॉपिक के रीजंस आते हैं, और आपको अंदाजा हो गया होगा जी कि हमने इस आज के लेक्चर के अंदर ज्यादातर रीजंस ही डिस्कस किए हैं जी। जो समरी है, जो एमसीक्यूज के फॉर्म के अंदर वो ये ट्रेंड आ सकते हैं जी, तो इन ट्रेंड्स को आप एक बार देख लीजिएगा और इन ट्रेंड्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा जी कि ग्रुप में नीचे जाने से और पीरियड में आगे जाने से इनकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ता है। तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज और पीरियड के अंदर डिक्रीज होता है। आयनिक रेडियस के साथ भी ऐसा ही होता है जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती हैं और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज और अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है। डेंसिटी ये वो प्रॉपर्टी है जी जो डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड दोनों ही सूरत के अंदर इंक्रीज होती है। जबकि हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये इनका जो ट्रेंड है वो ये है जी कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका वेरिएबल ट्रेंड है। यहाँ लिखा हुआ है जी कि ये अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप दोनों ही डिक्रीज होते हैं जी, क्योंकि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो आपके पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जी। और इसी तरह जी आप जब पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट पे मूव करना शुरू करेंगे जी तो यहाँ पर भी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि जब आप ग्रुप में नीचे आएंगे तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब आप पीरियड में आगे जाएंगे उस सूरत के अंदर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये वो चार्ट है जिसको आप याद कर लीजिएगा जी कि जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करेंगे
तो इन प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन किस तरह से आएगी, ये इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, इनको याद रखिएगा। और असल काम क्या है जी, रीजंस पे काबू पाना कि ये इंक्रीज या डिक्रीज किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे कौन सी मुहर्रकात हैं जी, तो उनको आप देखिएगा जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अब हम ये देखेंगे जी कि इम्तिहान में इस टॉपिक के सवालात किस तरह से आए हैं जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है जी, और साइंटिफिक रीजंस इम्तिहान में आते हैं इस टॉपिक से ज़्यादातर। तो ये पहला सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, अल्कली मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका जवाब अब आपके सामने है जी। और उसकी वजह क्या है जी, इनका हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना, यानी हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होना, जिसकी वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बआसानी रिमूव कर देते हैं जी। और उसकी वजह क्या होती है जी, उसकी वजह ये होती है कि ये न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको न्यूक्लियस ने लूजली बॉन्डेड किया होता है जी, और ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए जी। तो ये पहले रीजन का जवाब था। दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड देन अल्कली मेटल, ये भी मैंने पीछे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इसका ये जवाब है जी कि साइज डिक्रीज हो जाता है और चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है जी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जी कि अल्कली मेटल्स के मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल ज्यादा स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होंगे। ये तीसरा सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि अल्कली मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन वोल्टाइक सेल, कि अल्कली मेटल्स को वोल्टाइक सेल के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो ये आपने पढ़ा जी कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं जी, और उसकी वजह क्या है जी कि जो वोल्टाइक सेल है वो वाटर बेस्ड होता है जी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो वाटर होता है जी। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यही वो वजह है जी कि अल्कली मेटल्स को वोल्टाइक सेल के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दूसरा सवाल है जी, और इसके अंदर भी आपको रीजंस पूछे गए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल्स के मुकाबले में हार्ड क्यों होते हैं, इसका जवाब भी पीछे लेक्चर के अंदर डिस्कस हुआ। और इसकी वजह क्या है जी कि जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो बाइंडिंग फोर्स होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो इंक्रीज हो जाती हैं। जब क्रिस्टल लैटिस बनता है तो एटम करीब करीब होते हैं और स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो क्रिस्टल होते हैं वो अल्कली मेटल से क्रिस्टल के मुकाबले में ज्यादा हार्ड होते हैं जी। ये अगला सवाल है जी कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन ओनली फॉर्म +1 एंड +2 आयंस रिस्पेक्टिवली। तो इसकी वजह क्या है जी कि ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं और बासानी ये रिमूव हो जाते हैं, और यही वो वजह है जी कि अल्कली मेटल्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर के अंदर आपने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को पढ़ा जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की है जी, और उसके बाद फिर आपने उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स को पढ़ा। हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स को करना सीखा, और आज के लेक्चर में हमने इन तमाम पीरियोडिक ट्रेंड्स के पीछे जो रीजंस थे उसको हमने डिस्कस किया। तो लेक्चर आपने जो सुना उससे आपको अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया होगा जी कि पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर जो मेजर चीज डिस्कस हुई वो आपके रीजंस ही थे जी। तो ये जो टॉपिक है इससे इम्तिहान में रीजंस ही आते हैं, तो इनके रीजंस को बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा और साथ साथ पीरियोडिक ट्रेंड्स भी याद कर लीजिएगा। तो ये आज का लेक्चर था। जो हमारा दूसरा लेक्चर है जी, उसका जो टॉपिक है जी वो अब हम एक्सट्रैक्शन पे बात करेंगे जी, यानी मेटलर्जी पे बात करेंगे, और जो सोडियम है जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है जी, इसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं जी, इस पे हम बात करने जाएंगे। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।